हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। आज हम विलियन चैप्टर में या विलियन केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है विलियन, तो विलियन चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण पद या महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था आपका, विलियन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन के प्रकार क्या होते हैं और विलयन के साधारण को प्रदर्शित करने वाले पद पढ़े थे। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले उन्हीं पदों में या जो साधारण के पद थे उनमें संबंध और कुछ ही उन्हीं के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक, तो सबसे पहले यदि एक विलयन जिसकी मोलरता m1 आयतन v1 हो, उसे तनुकरण करने पर उसका तनुकरण करने पर आयतन V2 हो जाता है एवं मोलरता m2 हो जाती है। ठीक है, तो समझो क्या होगा कि आपने क्या लिया, एक विलयन लिया जिसकी मोलरता m1 है, आयतन v1 है। ठीक है, आपने तनुकरण किया। तनुकरण कैसे होता है, इसमें विलायक और मिलायक। ठीक है, विलायक मिलायक की इसका कुल आयतन, विलायक का आयतन नहीं दिया कि कितना मिलाया, कुल आयतन, अंतिम आयतन। अगर विलायक का आयतन दिया होगा कि कितना मिलाया तो v1 में उसको जोड़ के फिर आपका क्या निकलेगा, v2 का मान निकलेगा। तो ये याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका प्रारंभिक आयतन, ये आपका अंतिम आयतन, ये प्रारंभिक मोलरता, तो ये अंतिम मोलरता। तो इस केस में क्या रहेगी, विलय की मोल संख्या नियत रहेगी। तो आप जानते हैं मोलरता बराबर मोल संख्या बटे आयतन, तो मोल संख्या बराबर क्या होगा, मोलरता गुणित आयतन। तो मोल संख्या नियत रहेगी, तो पहले मोल संख्या कितनी थी m1 v1, बाद में मोल संख्या क्या हो जाएगी m2 v2, ये दोनों बराबर रहेगी, विलय की मोल संख्या चेंज नहीं होगी। तो आप इस सूत्र से, अगर आपको पहले मोलरता और आयतन दिया जाता है और बाद में आयतन दिया जाता है, मोलरता पूछी जाती है, मोलरता दिया जाता है, आयतन पूछा जाता है, तो आप ये सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, यही चीज किसके लिए हो जाएगा, नॉर्मलता के लिए हो जाएगा। तो आपका n1 v1 बराबर n2 v2। ठीक है, तो ये तो क्या हो रहा है, तनुकरण हो रहा है, तब ये आपका सूत्र लग रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यदि दो विलयन जिनकी मोलरता m1 तथा m2 है एवं आयतन v1 तथा v2 है, को आपस में मिला दिया जाता है। ठीक है, और वो विलयन आपस में कोई अभिक्रिया नहीं करते तो परिणामी मोलरता
क्या होगी, मोलरता क्या होगी। तो आप समझो पहले क्या होगा कि आपकी एक की मोलरता क्या है m1, दूसरे की m2, आयतन क्या है v1 v2, तो कुल आयतन क्या हो जाएगा v बराबर v1 प्लस v2, कुल मोल संख्या n बराबर क्या हो जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो आपकी परिणामी मोलरता m बराबर क्या हो जाएगी n अपॉन v, यानी आपका m1 v1 प्लस m2 v2 बटे v1 प्लस v2। नॉर्मलता के लिए भी यही हो जाएगा n बराबर n1 v1 प्लस n2 v2 बटे n v1 प्लस v2। ये आपके सूत्र हो जाते हैं। कई बार आपके इस पर क्वेश्चन आते हैं कि आप विलयन का तनुकरण कर दें तो नई मोलरता नई नॉर्मलता पूछ लेते हैं, या दो विलयन को आपस में मिला दें तो परिणामी मोलरता क्या होगी। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें पूछ लेते हैं, इन पर सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी। कई बार क्या होता है कि आपको मोलरता दे देते हैं, मोलरता पूछ लेते हैं, या मोलरता दे देते हैं, मोलरता पूछ लेते हैं। तो अब अपन बात कर रहे हैं संबंध किसका किसके साथ, मोलरता का मोलरता के साथ, और मोलरता का मोलरता के साथ, फिर मोलरता का मोल प्रभाज्य के साथ, और मोलरता का मोल प्रभाज्य के साथ। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं या महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनसे आपको एक साधारण से दूसरे साधारण को निकालना आना चाहिए। कभी कभार इन पर भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। देखो अब एनसीईआरटी हो गया तो सवाल कैसा भी आ सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना। अगर सिंपल पेपर आएगा तो परिभाषा आएगी, सवाल कम आ जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पेपर कठिन आया तो सवाल आ सकता है, तो उसके लिए आपको सूत्र वगैरह तो कम से कम याद होने चाहिए। तो अब अपन बात कर रहे हैं मोलर का मोलरता के साथ संबंध। ठीक है, मतलब आपको मोलरता दी है और मोलरता निकालनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जब भी ऐसा आता है कि आपको एक दो पद दिए जिसमें से एक में आयतन और एक में द्रव्यमान है, तो वहां पर आपको घनत्व जरूर दिया जाना चाहिए। अगर घनत्व नहीं दिया तो आप इसको हल नहीं कर पाओगे। या तो दोनों जगह द्रव्यमान होते या दोनों जगह आयतन होते तो हो जाता बिना घनत्व के, लेकिन अगर एक जगह आयतन और एक जगह द्रव्यमान है तो आपको घनत्व पता होना जरूरी है। ठीक है, तो माना कि विलय माना कि क्यों दिया है विलयन की मोलरता कितनी दी है, स्मॉल m दी है, तथा विलयन का घनत्व कितना दिया है, रो, किसमें, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए या मिलीलीटर में होना चाहिए। तो जब भी ये दिया होता है तो जो दिया होता है उसके नीचे मोलरता का सूत्र क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोल संख्या। तो नीचे क्या है, 1 किलोग्राम विलायक लेते हैं, तो जो नीचे लेते हैं उतना ही आपको मानना पड़ता है। तो विलायक का द्रव्यमान माना कि विलायक का द्रव्यमान बराबर 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। ठीक है, तो विलय की मोल संख्या एन बी किसके बराबर हो जाएगी। तो देखो आपका स्मॉल m बराबर क्या होता है, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, तो डब्ल्यू ए 1 है तो आपका स्मॉल m एन बी के बराबर हो जाएगा, या एन बी स्मॉल m के बराबर हो जाएगा। ये विलय की मोल संख्या हो गई। ठीक है, अब
विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, तो आपको पता है एन बी क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये एन बी होता है बराबर स्मॉल एम। तो डब्ल्यू बी किसके बराबर हो जाएगा, आपका स्मॉल एम एम बी के बराबर हो जाएगा। तो विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। विलयन का द्रव्यमान क्यों निकाला है, क्योंकि मूललता में विलयन का आयतन होता है। तो आपको ये जो घनत्व दिया है वो विलयन का घनत्व दिया है। तो अगर विलयन का घनत्व दिया है और विलयन का आयतन निकालना है तो विलयन का द्रव्यमान भी पता होना चाहिए। तो विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस बराबर डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ठीक है। तो डब्ल्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, 1000 प्लस स्मॉल एम एम बी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, विलयन का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। अब विलयन का आयतन, ठीक है। तो आपका v चाहिए, तो आपको पता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, तो डब्ल्यू एस बटे रो। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा किसमें, ये ग्राम में आया और ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर की या ग्राम प्रति मिलीलीटर में। तो जो आयतन आएगा वो मिलीलीटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस स्मॉल एम एम बी बटे रो, ये आपका आयतन हो गया, ठीक है। अब मोल संख्या पता है, आयतन पता है, आपको मोललता निकालनी है। तो आप अच्छे से जानते हैं मोललता बराबर एन बी बटे वी, वी किसमें, मिलीलीटर में। तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ता है अगर ये मिलीलीटर से या सेंटीमीटर क्यूब में हो। तो m बराबर यहां पर मान रख दो, एन बी कितना है, स्मॉल एम के बराबर, v कितना है 1000 प्लस स्मॉल एम एम बी बटे रो गुणित 1000, ठीक है। तो ये रो ऊपर चला जाएगा। तो m बराबर रो स्मॉल m गुणित 1000 बटे 1000 प्लस स्मॉल m एम बी, ठीक है। अच्छा, रो क्या हो गया, घनत्व हो गया, स्मॉल m क्या हो गया, मूललता हो गई, एम बी क्या हो गया, विलय का आणविक द्रव्यमान हो गया और कैपिटल एम मोलरता हो गई। तो अगर आपको मोललता दी हो और मोलरता पूछी हो तो ये सूत्र लगा के आप क्या निकाल सकते हैं, मोलरता निकाल सकते हैं, मोललता दी हो, ठीक है। तो ये हो गया मोलरता का मोललता के साथ संबंध, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं तो मान के भी निकाल सकते हैं, वैल्यू रखते जाओ, अपने आप मान आ जाएगा। लेकिन पद यही करना है कि वही जो दिया है उसके नीचे वाले को आपको जो परिभाषा में होता है उतना मानना है और उसके बाद फिर जो चीजें नहीं दी गई वो आपको निकालनी है और आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला अपन बात करते हैं, ये संबंध हो गया, अच्छे से कर लेना। अगला अपन बात करते हैं बेटा मोलरता का, सॉरी मोललता का, मोललता का मोलरता के साथ संबंध, ठीक। यानी आपको अब क्या दी है, मोलरता दी है और मोललता पूछिए, क्या दी है, मोलरता दी है और मोललता पूछिए। तो ध्यान देंगे कैसे करना है, दिया है जो दिया जाएगा, विलयन की मोलरता बराबर कैपिटल एम, ठीक है। विलयन का घनत्व कितना हो गया, रो, ये किसमें, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम प्रति मिलीलीटर में दिया जाता है, ठीक है। अब माना कि क्या मानोगे बेटा, जो दिया है उसके नीचे को जो परिभाषा में होता है उतना मानते हैं।
तो मोलरता के नीचे क्या होता है, विलयन का आयतन। परिभाषा में कितना लेते हैं, 1 लीटर। तो माना कि विलयन का आयतन, ठीक है, V बराबर 1 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो विलय की मोल संख्या, तो मोल संख्या किसके बराबर हो जाएगी, मोललता के बराबर। तो NB किसके बराबर हो जाएगा, M के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो विलय का द्रव्यमान WB बराबर NB इंटू MB, मतलब M गुणित MB, ठीक है। अच्छा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान एक्चुअली में हमको चाहिए क्या, विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो विलयन के द्रव्यमान में से विलय का द्रव्यमान घटा देंगे तो विलायक का द्रव्यमान मिल जाएगा। और डायरेक्ट विलायक का द्रव्यमान क्यों नहीं निकल सकता, ये विलयन का घनत्व है, ये विलयन का आयतन है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो विलयन का द्रव्यमान आएगा। तो विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, WS बराबर 1000 गुणित रो, ठीक है। तो ये आपका विलयन का द्रव्यमान आएगा। तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका, WA बराबर WS माइनस WB, तो ये हो जाएगा 1000 रो माइनस MB, ठीक है। ये आपका WA हो गया। अब मोललता की परिभाषा से, मोललता की परिभाषा से, तो मोललता परिभाषा क्या बोलती है आपकी, सिंपल सी ये बोलती है स्मॉल m बराबर NB अपॉन WA, अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। अच्छा, स्मॉल m, NB कितना है, कैपिटल M के बराबर, WA कितना है 1000 रो माइनस MB, ऊपर किससे गुणा हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा। तो ये मोललता हो जाएगी किसके पद में, मोलरता के पद में। यानी अगर आपको मोलरता दी हो और मोललता पूछी हो तो ये आप सूत्र ये वाला लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं मोल प्रवाह के साथ, द्रव्यमान के प्रतिशत के साथ भी आपका संबंध कर सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान प्रतिशत में आपको क्या मानना है, द्रव्यमान को विलयन के द्रव्यमान को 100 मान लेना, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान 100 हो गया, तो विलय का द्रव्यमान जितना प्रतिशत दिया होगा वो हो जाएगा। उसके बाद आपका विलायक का द्रव्यमान 100 में से उसको घटा देना, ठीक है। तो विलायक का द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान है, मोलरता निकालनी आसानी से निकल जाए। हाँ, मोलरता निकालनी है तो वहां पर आपको या तो घनत्व दिया जाएगा तो आयतन निकाल लोगे, और घनत्व नहीं दिया जाएगा तो आप क्या दिया जाएगा, जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा। तो विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर लेके कर लेना, ठीक है। तो उससे भी आपके सवाल बनेंगे। अब अपन बात करते हैं मोललता का, मोललता का मोल प्रभाज्य के साथ संबंध, ठीक है। तो दिया है विलय का मोल प्रभाज्य क्या हो जाएगा, x बराबर x, ठीक। अब यहां पर मोल प्रभाज्य में भी द्रव्यमान होता है, इसमें भी द्रव्यमान होता है, तो घनत्व की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब नीचे कितना होता है परिभाषा में, कुल मोल संख्या, माना कि कुल मोल संख्या Na प्लस Nb बराबर 1 मान लें, ठीक है।
और ये एक्स बी है, ठीक है। तो एक्स बी, तो विलय की मोल संख्या, ठीक है। तो एक्स बी क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी कितना है, 1। तो एन बी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बी के, या एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा, एन बी के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं विलायक की मोल संख्या। तो एन ए बराबर 1 माइनस एन बी। तो एन ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, या एक्स ए भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर एक्स ए भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये एन हो गया। तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, तो आपको पता है एन ए बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर 1 माइनस एक्स बी बराबर एक्स ए। तो यहां से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी इंटू एम ए, या एक्स ए इंटू एम ए, ठीक है। ये हो जाएगा, डब्ल्यू ए हो गया आपका, एन बी पता है। अब आपको क्या निकालना, मूललता निकालना है, ठीक है। तो मूललता की परिभाषा से, वापस से मूललता की परिभाषा से, तो मूललता की परिभाषा स्मॉल एम क्या बोलता है, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। तो m बराबर एन बी कितना है, एक्स बी के बराबर, अपॉन डब्ल्यू ए कितना है, 1 माइनस एक्स बी इंटू एम ए, ठीक है, इंटू 1000। तो ये हो जाएगा स्मॉल m बराबर 1000 एक्स बी अपॉन 1 माइनस एक्स बी इंटू एम ए, या फिर m बराबर 1000 एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू एम। ये आपका मूललता का सूत्र हो जाएगा, किसके पद में, मोल प्रभाज्य के पद में, ठीक है। और चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मूल प्रभाज्य का भी सूत्र निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट ही निकाल देता हूं। क्या हो जाएगा, एम ए माइनस स्मॉल एम एक्स बी एम ए बराबर 1000 एक्स बी। ये उधर ले जाएंगे तो स्मॉल एम एम ए बराबर 1000 प्लस स्मॉल एम एम ए, और कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स बी। तो यहां से एक्स बी का जो सूत्र होगा, एक्स बी का जो सूत्र होगा वो याद रख लेना, क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल एम एम ए अपॉन 1000 प्लस स्मॉल एम एम ए, ठीक है। ये आपका एक्स बी का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इसके बाद बात करते हैं किसकी, मोलरता का मोल प्रभाज्य के साथ संबंध, ठीक है। मोलरता का मोल प्रभाज्य के साथ संबंध, ठीक है। ये अपन को निकालना है, ठीक है। तो दिया क्या जाएगा, देखो ये मोलरता इसमें आयतन है और इसमें द्रव्यमान है, तो आपका आयतन प्रतिशत सॉरी घनत्व देना जरूरी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिया है विलय का मोल प्रभाज्य,
बराबर एक्स बी। विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व बराबर रो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम प्रति मिलीलीटर। उसके बाद अपन मानते हैं, माना कि जो दिया है उसके नीचे वाले को 1 मान लेते हैं। तो माना कि इसके नीचे क्या होता है, विलयन की कुल मोल संख्या। माना कि विलयन में कुल मोल संख्या Na प्लस Nv बराबर 1। तो विलय की मोल संख्या Nv बराबर Hv। विलायक की मोल संख्या Na बराबर 1 माइनस Nv बराबर 1 माइनस Hv। ये विलायक की मोल संख्या। विलय का द्रव्यमान Wb बराबर Nb Mb, तो Xb Mb। ठीक है। विलायक का द्रव्यमान Wa बराबर Na Ma या 1 माइनस XB इंटू Ma या फिर XA Ma। ठीक है, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब विलयन का द्रव्यमान, Ws बराबर Wa प्लस Wb यानी XA Ma प्लस XB Mb या फिर 1 माइनस XB Ma प्लस XB Mb। ठीक है, ये विलयन का द्रव्यमान। आपको अब क्या चाहिए, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन, ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Ws बटे रो, यानी आपका XA Ma प्लस XB Mb अपॉन रो, या फिर 1 माइनस XB Ma प्लस XB Mb अपॉन रो। ये आपका विलयन का आयतन। और ये किस में आएगा, मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। उसके बाद मोलरता की परिभाषा से, तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल M बराबर Nv अपॉन V इंटू 1000। ठीक है, तो M बराबर Nv की जगह क्या हो जाएगा, XB इंटू 1000 बटे XA Ma प्लस XB Mb अपॉन में रो ऊपर आ जाएगा। तो M बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1000 रो XB अपॉन XA Ma प्लस XB Mb। एक तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। और अगर XA नहीं लिखना है, XB के ही टर्म में लिखना है, तो आपका M बराबर हो जाएगा कितना, 1000 रो XB अपॉन 1 माइनस XB Ma प्लस XB Mb। ठीक है, ये मोलरता का सूत्र हो गया। अब कई बार क्या होता है, मोलरता दी जाती है, मोल प्रवाह पूछा जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो M Ma माइनस M Ma XB प्लस M
बी एक्स बी बराबर 1000 रो एक्स बी। तो बाकी सबको इधर ले जाओ, केवल ये इधर रहने देना। तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा 1000 रो प्लस एम ए माइनस एम बी इंटू एक्स बी कॉमन आ जाएगा। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ए बटे 1000 रो प्लस एम ए माइनस एम बी। ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा किसके लिए, एक्स बी के लिए। तो ये अपन ने आज सूत्र पढ़े एक साधारण से दूसरे साधारण, और भी कई सारे ऐसे सूत्र आ सकते हैं। मेन आपको ये सूत्र याद रखना है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल आता है, सवाल आता है, तो बिल्कुल आप इनमें कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन विलयन की और भी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लेते हैं। अगली हेडिंग आती है आपका ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन। अब अपन बात कर रहे हैं ठोस का द्रव में विलयन। ठीक है, तो ठोस का द्रव में विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलय ठोस होता है तथा विलायक द्रव होता है उसे ठोस का द्रव में विलयन कहा जाता है। ठीक है, विलयता मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। विलयता क्या होती है कि दिए गए ताप पर 100 ग्राम विलयन में अधिकतम विलय की मात्रा को, अधिकतम घुलनशील विलय की मात्रा को क्या बोलते हैं, विलयता बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले अपन कारक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आती है ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो पहला आता है विलय एवं विलायक की, विलय एवं विलायक की प्रकृति, विलय एवं विलायक की प्रकृति। यदि विलय एवं विलायक दोनों की प्रकृति समान होती है, अर्थात दोनों ध्रुवीय हों या दोनों द्विध्रुवीय हों तो विलयता उच्च होती है। जैसे लवण
पानी में विलय होते हैं, जबकि आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड या एल्कोहल में विलय होता है। दूसरा आता है तापमान। ठीक है, सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलयता बढ़ जाती है, किंतु यदि प्रक्रम ऊष्मा छेपी हो तो तापमान बढ़ाने पर विलयता कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है दाब। सामान्यतः ठोस की द्रव में विलयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया आपका ठोस का द्रव में विलयन और ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या होता है, पहले आप समझ लो ठोस का द्रव में विलयन क्या होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलय ठोस अवस्था में हो और विलायक द्रव अवस्था में हो, उसे ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं। विलयता क्या होती है, दिए गए ताप पर 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। तो ठोस की द्रव में विलयता किन किन चीजों पर निर्भर करती है। पहला, दोनों की प्रकृति। अगर समान प्रकृति है, दोनों ध्रुवीय हैं तो विलय होंगे, दोनों अध्रुवीय हैं तो विलय होंगे। एक ध्रुवीय दूसरे अध्रुवीय में विलय नहीं होगा। जैसे लवण होते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय नहीं होते, और आयोडीन जल में विलय नहीं होता या बहुत कम मात्रा में विलय होता है। ठीक है, तापमान बढ़ाने पे सामान्यतः ठोस की द्रव में विलयता क्या होती है, बढ़ती है। अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो ठोस की द्रव में विलयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे प्रक्रम होते हैं, विलयन ऐसे बनते हैं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब ऊष्मा छेपी प्रक्रम रहते हैं। तो उस केस में अगर ऊष्मा छेपी प्रक्रम है तो तापमान बढ़ाने पे विलयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दाब का ठोस की द्रव में विलयता पर सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन, ठीक है, ये हटा देता हूं। गैस का द्रव में विलयन देख लेते हैं अपन। गैस का द्रव में विलयन, ठीक है, क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलय गैसीय अवस्था में हो
तथा विलायक द्रव हो उसे गैस का द्रव में विलयन कहा जाता है। तो ये गैस का द्रव में विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलय गैसीय अवस्था में हो और आपका विलायक द्रव हो, उसे क्या बोला जाता है? गैस का द्रव में विलयन कहा जाता है। ठीक है। गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, गैस एवं विलायक की प्रकृति। यदि गैस आसानी से संपीड़ित हो जाती है तो उसकी विलयता उच्च होगी और यदि विलायक एवं गैस अभिक्रिया कर लेते हैं तो भी गैस की विलयता उच्च होगी ठीक है। अर्थात अक्रिय गैसों की विलयता निम्न होती है ठीक है। तो गैस की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है एवं विलायक की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। अगर गैस है जो आसानी से संपीड़ित हो जाती है तो उसकी विलयता भी क्या होती है? उच्च होती है, उसकी विलयता ज्यादा हो जाती है। ठीक है। और जो आसानी से संपीड़ित नहीं होते उनकी विलयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वहीं पर अगर गैस विलायक के साथ क्रिया कर लेता है, जैसे अमोनिया को पानी में डिजोल्व करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, तो उस टाइप की गैस की विलयता भी क्या हो जाएगी? उच्च हो जाएगी। और अक्रिय गैसों की विलयता क्या हो जाएगी? निम्न हो जाएगी। दूसरा अपन बात करते हैं तापमान। ठीक है। तो गैस के केस में, ठोस के केस में तापमान बढ़ाने पे विलयता बढ़ जाती है। तो गैसों की द्रव में विलयता तापमान बढ़ाने पर कम हो जाती है। ठीक है। याद रखना, ठोस की विलयता तापमान बढ़ाने पे बढ़ जाती है और गैस की विलयता तापमान बढ़ाने पे कम हो जाती है। तीसरा, दाब। ठीक है। तो गैस की द्रव में विलयता दाब के क्रमानुपाती होती है। अर्थात दाब बढ़ाने पर गैस की
द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, इसको अपन हेनरी के नियम से भी प्रतिपादित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यानी आज आपको क्या पढ़ना है, आपके महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ने हैं। फिर मूलरता, मूललता के साथ संबंध, मूललता का मूलरता के साथ संबंध, मूलरता का मूल प्रवाजी के साथ संबंध, मूल प्रवाजी का मूललता के साथ संबंध, मूलरता का मूल प्रवाजी के साथ संबंध और मूल प्रवाजी का मूलरता के साथ संबंध, मतलब आपस में संबंध पढ़ने हैं। उसके बाद आपका ठोस का द्रव में विलयन पढ़ना है और फिर गैस का द्रव में विलयन पढ़ना है और उनकी विलयता को प्रभावित होने वाले कारक पढ़ने हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हेनरी लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके एप्लीकेशन में पूछे जाते हैं, तो वो अपन अगले लेक्चर में यानी कल डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई समस्या रहती है तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं।